हेलो डियर्स। आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप लोग कमेंट में बोलते थे कि सर इंग्लिश ग्रामर का वीडियो लेके आइए बोल के, तो चलिए इसमें हम देखेंगे एग्ज़ाम की दृष्टि से कौन कौन सा जो इंग्लिश ग्रामर का आईएमपी जीके है उसको देखेंगे। ठीक है, ये इसका पार्ट 1 है क्योंकि एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चन नहीं आ सकता। इसका पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन के जरिए वीडियो डल गया है ये पता चल जाए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है नंबर, ठीक है, जेंडर, आर्टिकल, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंजक्शन, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, प्रोवर्ब, आइडियम्स एंड फ्रेसेस। ठीक है, तो ये इसका जो सिलेबस दिया हुआ है इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसको कंप्लीट 4 पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पिक आउट द नाउन विच रिमेन इन सिंगुलर फॉर्म। तो जो सिंगुलर फॉर्म में है, जो एक वचन में है, उसको क्या करना है, अलग करना है। तो ऑप्शन दिया है ए मैन, बी टीथ, सी लाइस, डी एक्सिस। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है एक्सिस। ठीक, क्योंकि मैन है ये है प्लूरल फॉर्म में, तो इसका जो सिंगुलर फॉर्म होता है एम ए एन मैन। टीथ का सिंगुलर फॉर्म होता है टी डबल ओ टी एच। ठीक है, टूथ, लाइस का होता है एल आई वी ई। ठीक है, लाइव। और उसके बाद लाइव 2 प्रकार का होता है ना, एक लाइस वाला एक लाइव वाला। ठीक है, जिसका मतलब जिंदगी भी होता है, जीवन। और तीसरा है एक्सिसेस, तो ये कौन सा है, ये सिंगुलर डी है एक्सिस, तो ये कौन सा है, ये सिंगुलर फॉर्म में है क्योंकि इसका प्लूरल फॉर्म में ई एस जुड़ जाता है। ठीक है, इसके प्लूरल फॉर्म में ई एस जुड़ जाता है तो हो जाएगा एक्सिसेस। तो इसका राइट आंसर डी है। चलिए और आगे देखते हैं। नाउन के 2 नंबर होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। ठीक, तो डिनोट्स द वन पर्सन और थिंग, मतलब जो एक व्यक्ति या फिर एक वस्तु को डिनोट करता है उसको बोलते हैं एक वचन। ठीक है, सिंगुलर नंबर, जैसे कि बॉय, गर्ल, ट्री, कैट, ऑक्स, मैन, पेन एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब किसको डिनोट करता है, केवल एक जाति को डिनोट कर रहा है, केवल एक वचन है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं प्लूरल नंबर, बहुवचन, जो डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग, मतलब एक से अधिक व्यक्ति या फिर एक से अधिक वस्तु को जो डिनोट करता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बॉयज़, गर्ल्स, ट्रीज, कैट्स, ऑक्सेन, मैन, पेन। ये जैसे बॉयज़ बोलेंगे तो इसमें ऐसे लगेगा कि कोई एक लड़का नहीं है, बहुत सारे लड़के हैं। जैसे कि ट्रीज बोलेंगे मतलब बहुत सारे पेड़। ठीक है, तो ये एक से अधिक हुआ ना, इसलिए ये कौन सा है, प्लूरल नंबर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिंगुलर और प्लूरल बनाने के नियम, ये इसमें बोलने में थोड़ा मिस्टेक होता है प्रोनाउंसिएशन में, इसको आप लोग सही कर लेना। ठीक है, पहला देखते हैं। सिंगुलर नाउन के अंत में सामान्यतः एस या ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि एंट प्लस एंट्स हुआ, ब्रांच में ई एस जोड़ के ब्रांचेस बना है, मतलब जो एंट है और ब्रांच है ये सिंगुलर फॉर्म में है, और जो एंट्स है और ब्रांचेस है वो है प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जब नाउन के अंत में ओ हो और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। कॉन्सोनेंट मतलब होता है व्यंजन। ठीक है, व्यंजन। तो इसमें जैसे हीरो, लास्ट में कौन सा है, ओ हुआ, हीरो दिया हुआ है तो इसके लास्ट में ओ है, लेकिन इसके पहले कौन सा है, एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन। जैसे कि इसमें वोल्केनो में है एन व्यंजन है। ठीक है, तो इसमें ई एस जोड़ के क्या बनाया गया है, प्लूरल फॉर्म में, मतलब बहुवचन बनाया गया है इसका। ठीक है, और इसी प्रकार देखते हैं कि जब नाउन के अंत में ओ और ओ के पहले कोई वोवेल हो, वोवेल मतलब होता है स्वर हो, तो उसमें एस जोड़ के प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है, मतलब बहुवचन बनाया जाता है। जैसे कि रेडियो, रेडियोस, फोलियो, फोलियोस। ठीक है, जैसे कि लास्ट में ओ दिया हुआ है, इसके पहले आई इसमें व्यंजन दिया हुआ है दोनों में, तो ये इसका क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे। जब नाउन के अंत में एफ या एफ ई रहे
तो इसको वी में बदलने के बाद ई एस जोड़कर प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या बोला है, एफ या एफ ई रहे, जैसे नाइफ, नाइफ में एफ ई है, और थीफ, थीफ में क्या है, एफ है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों को निकालेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसके बजाय में वी डालेंगे और इसमें ई एस जोड़ेंगे, मतलब वी ई एस डालेंगे और एफ ई या फिर एफ रहेगा उसको निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, नाइफ में क्या हो जाएगा, नाइव्स, थीफ में क्या हो जाएगा, थीव्स। तो ये थीफ मतलब क्या होता है, चोर होता है ना, तो थीव्स मतलब बहुत सारे चोर। ठीक है, इसी प्रकार चौथा देखते हैं, कुछ नाउन में ई एन लगाकर प्लूरल बनाया जाता है, मतलब ऑक्स का ऑक्सेन, चाइल्ड का चिल्ड्रेन। ठीक है, इसी प्रकार ई एन लगाते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज फीमेनाइन जेंडर ऑफ लायन, मतलब जो लायन है उसका फीमेनाइन जेंडर क्या है, स्त्रीलिंग, इसका स्त्रीलिंग बताना है आपको, स्त्रीलिंग। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ ऑप्शन है लायनेस, बी है टाइगर, सी है लियोपार्ड, डी है लाइनेस। ठीक, तो ये दोनों तो लगभग सेम ही है प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक है। और स्पेलिंग मिस्टेक का मतलब आप लोग तो समझते होंगे, जैसे कि WAS वास मतलब होता है था, ठीक है, और WASH वॉश मतलब होता है धोना। ठीक, इसी प्रकार जैसे कि सन मतलब होता है सूर्य, SON सन मतलब होता है पुत्र। तो ये एक ही स्पेलिंग का डिफरेंस आप लोग धरती आसमान का है, समझ चुके होंगे। इसलिए चलिए देखते हैं इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। राइट आंसर है डी, लाइनेस, क्योंकि लाइनेस का मतलब होता है शेरनी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये लाइनेस का मतलब हुआ है, इसका मतलब है बहुत सारे शेर। ठीक है, इसका मतलब बहुत सारे शेर। टाइगर मतलब बाघ, लियोपार्ड मतलब तेंदुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर मतलब उभयलिंग। ठीक है, जिसमें क्या होता है, नर और मादा दोनों रहते हैं, मतलब जिसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों पाया जाता है, उसको बोलते हैं उभयलिंग। तो इसमें कौन सा है, ए है राम, बी है किंग, सी है लेडी, डी है सिंगर। तो राम तो ये है, कौन सा है, ये तो मेल है। किंग कौन सा है, ये भी मेल है। लेडी है, ये फीमेल है। लेकिन सिंगर है, इसमें मेल है कि फीमेल ये पता नहीं चल रहा है। तो इसमें से कॉमन जेंडर कौन सा है, उभयलिंगी, ये है। ठीक है, सिंगर है। अब चलिए देखते हैं आगे। जेंडर, इंग्लिश में जेंडर 4 प्रकार के होते हैं, मॉस्कुलाइन जेंडर पुल्लिंग, ठीक है, फीमेनाइन जेंडर स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर उभयलिंग, न्यूटर जेंडर नपुंसकलिंग। ठीक, आगे देखते हैं। ये 4 प्रकार के जेंडर हैं, जैसे कि इसमें देखिए, इसमें आ जाएगा बॉय एग्जाम्पल के तौर पे, फीमेनाइन जेंडर में आ जाएगा गर्ल एग्जाम्पल के तौर पे, कॉमन जेंडर में क्या आ जाएगा, सिंगर, नपुंसक लिंग में क्या आ जाएगा, चेयर। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है, समझो। ये जो बता रहा हूँ ये आप लोग को केवल इसी एग्ज़ाम में नहीं बल्कि हर जगह यूज़फुल है। ठीक है, हर जगह आपका उपयोग में आएगा। ठीक, आप लोग यदि इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं या फिर इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं, उसमें भी ये आपको काम आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं जेंडर ऑफ प्रोनाउन। जिस प्रकार नाउन का, जैसे राम एक नाउन है, ठीक है, तो इसका जेंडर कौन सा है, मॉस्कुलिन, इसका जेंडर है मतलब पुरुषवाचक है, तो ये नाउन वर्ड का जेंडर होता है। उसी प्रकार प्रोनाउन का भी जेंडर होता है, जैसे कि ही, हिम, हिस, हिमसेल्फ है, ये कौन सा है, मॉस्कुलिन जेंडर है। फीमेनाइन जेंडर में सी, हर, हर सेल्फ, और कॉमन जेंडर में आई, मी, माइन, यू, योर्स, एनी, हु, नोबडी, एनीबडी एक्सेट्रा। ठीक है, और यहाँ है न्यूटर जेंडर में इट, इटसेल्फ, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, हु, इटीसी एक्सेट्रा। ठीक है, ये हुआ प्रोनाउन। ठीक है, अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज डैश डैश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चूज द करेक्ट आर्टिकल, यहाँ इस चूज की स्पेलिंग गलत है, CHOOSE रहता। ठीक है, तो इसमें जो आर्टिकल दिया हुआ है, कौन सा आर्टिकल आएगा यहाँ पे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है ए, बी है एन, सी है द, डी है जीरो आर्टिकल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एन। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि आप लोग तो जानते होंगे एन का यूज़ कब किया जाता है, जब कोई स्वर हो, यहाँ पे कोई स्वर आए, ठीक है, शुरू में स्वर आए, तब कौन सा एन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, उच्चारण में आए ना, उच्चारण में, लिखने में तो आएगा ही आएगा, उच्चारण में, जैसे कि राम इज। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है, समझो,
राम इज डैश डैश ऑनेस्ट मैन, ठीक है, HONEST ऑनेस्ट मैन। तो इसमें क्या आएगा, इसमें भी एन आएगा, क्योंकि जब ऑनेस्ट इसका उच्चारण कर रहे हैं तो ये कैसे हिंदी में कैसे लिखाएगा, ऑनेस्ट, ठीक है, एच क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, अन आएगा, ठीक है। तो जो उच्चारण में स्वर आए, वोवेल आए, तब उसका अन का यूज़ करते हैं, लेकिन जब उच्चारण में या फिर यहाँ लिखा हुआ है उसमें क्या आए, जो कॉन्सोनेंट है, जो व्यंजन है वो आए, ठीक है, तो उसके लिए ए का यूज़ करते हैं। अधिकतर इसका उच्चारण को देखे जाते हैं, जब इसका उच्चारण है कोई दूसरा आ जाए तब उसमें व्यंजन आ जाए तब इसमें क्या आएगा, ए आएगा। लेकिन जब यही बहुत ही ज़्यादा, ये केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात हो रहा है, लेकिन यहाँ द ताज आता, ठीक है, ताजमहल आता, ठीक, तो उसके लिए कौन सा यूज़ होता, द यूज़ होता, क्योंकि ऐतिहासिक या कुछ भी बड़े चीज़ है जो बहुत बड़ा मायने रखता है अपने आप में, उसके लिए द का यूज़ करते हैं। इसका फुल एनालिसिस चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, अभी ही समझ जाओगे तो आगे क्या समझोगे, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 5, सन शाइन्स ब्राइटली, चूज द करेक्ट आर्टिकल। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डैश डैश सन शाइन ब्राइटली दिया हुआ है। सन शाइन बोला है, ये अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है, इसलिए यहाँ क्या आएगा, द आर्टिकल आएगा, ठीक है, द आर्टिकल। देखते हैं क्यों आएगा अब, चलिए, यूज ऑफ ए अन, ठीक है, इन वाक्यों के ध्यान दे रहा है। अ बुक लाइक अ टॉय, एक बच्चे को टॉय पसंद है, ठीक है। अ काऊ है सटेल, एक काऊ लंबी है, ठीक है। अ हंटर किल्ड अ टाइगर, एक शिकारी किसको, टाइगर को मार डाला, ठीक है। एन ऑरेंज ग्रोस ऑन अ ट्री, ठीक है, तो ऑरेंज जो है, ऑरेंज का ट्री है वो ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या समझे हैं, कुछ नोटिस किए होंगे, नोटिस नहीं किए तो चलिए नोटिस करें, ये दिया हुआ है क्या नोटिस करना है। ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन बॉय टॉय काऊ टेल हंटर टाइगर ऑरेंज ETC के पहले अवश्य होता है। एक्सेट्रा मतलब ट्री को एक्सेट्रा नहीं बोल रहा हूँ, ये ट्री है, एक्सेट्रा अलग से बोला, ठीक है, कि पहले अवश्य होता है। मतलब जब भी कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जैसे कि राम टॉय काऊ, तो इसके पहले ए का प्रयोग होगा ही होगा, AN का, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी कॉन्सोनेंट मतलब जो व्यंजन है AEIOU को छोड़ के बाकी सब अल्फ़ाबेट का व्यंजन है वो, तो उसके प्रयोग में ए आएगा, ठीक है। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के किसी वोवेल से शुरू हो तो उसके पहले एन का प्रयोग होगा। अब यहाँ दे दिया है तो वोवेल के पहले शुरू हो, अन से प्रयोग होगा, लेकिन ये भी बात है कि इसका उच्चारण में बोला गया है ना। अभी मैं पिछले में बताया कि ऑनेस्ट मैन वाला HONEST लिखाता है, तो एच आया तो फिर यहाँ ए लगना चाहिए, ऐसे मत बोल के मत बोलना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और समझ जाओगे अच्छे से। इन वाक्यों को भी ध्यान दे, ठीक है। क्या दिया हुआ है, एच प्रोनाउंस्ड है, ठीक है। इसमें जैसे कि अ हीरो, अ हेलीकॉप्टर, अ होटल, अ हिल, अ हस्बैंड, अ हिस्टोरिकल, अ हम्बल मैन, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसमें क्या है, एच है वो साइलेंट नहीं है, ठीक है, मतलब ये उच्चारित है, प्रोनाउंस्ड है, ठीक है। और यहाँ दिया हुआ है आवर, हेयर, और यहाँ क्या दिया है, एयर्स, ऑनर, ऑनरेंड्रियम, ऑनेस्ट, ठीक है। यहाँ क्या है, एच साइलेंट है, इसलिए यहाँ अन आया है। मतलब जिसके उच्चारण में वोवेल हो वहाँ पे एन लगाना, ठीक है, और जिसके उच्चारण में क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, वहाँ आप लोग ए लगाना, ठीक। बस ये इसको समझे, मतलब आर्टिकल हो गया। अब द का यूज़ देखते हैं, ठीक है। द का प्रयोग का मतलब निम्न नियम है, समझे, ठीक है। 1 2 4 ठो नियम को बताया हूँ इसमें मैं, आगे का नियम बाद में डिटेलिंग वीडियो में देखेंगे। मतलब जो आगे का है वो उतना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन आप लोग को जानना चाहिए, उसको भी मतलब आप लोग याद रखेंगे तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखते हैं पहला, व्यक्ति के पद के पहले द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। व्यक्ति के पद मतलब पोस्ट के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द SP हैज़ कम, SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, द लगा है ना यहाँ। दूसरा है
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले द का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि आई कैन प्ले द गिटार, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले द लगाए, ठीक है। तीसरा देखते हैं, शरीर के अंगों के नामों के पहले द का प्रयोग किया जाता है। द पुलिस हिट हिम ऑन द हेड, द लगा ना यहाँ, तो शरीर के अंगों के नामों के पहले द का यूज किया जाता है। अब देखते हैं आगे, चौथा है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ठीक है, यह है द, ठीक। द का यूज़ इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे हैं जिसको आप लोग को जानना चाहिए, लेकिन इस वीडियो में मैं उसको सम्मिलित नहीं किया हूँ क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं जानना चाहिए, और ये लिमिट जितने तक का कोटा क्षमता रखते हैं उतने ही तक का बना है, उससे ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बनाया हूँ, ठीक है। वरना इंग्लिश का ग्रामर ऐसा है कि आप लोग उसको 1 2 4 वीडियो से नहीं समझ सकते, क्योंकि इसमें और विदेशी भाषा का आगमन हो गया समझो, ठीक है। चलिए देखते हैं अब आगे, जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल क्या है, जहां आर्टिकल ही नहीं होता, जैसे कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर आदि के पहले आर्टिकल लगाया ही नहीं जाता, नो, नॉट, एनी के पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता, उसको बोलते हैं जीरो आर्टिकल, मतलब जिसमें आर्टिकल ही नहीं रहता, ठीक है, नहीं लगता। अब चलिए देखते हैं आगे, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, तो इन वाक्यों को ध्यान देखें, बोल रहे हैं ध्यान से देखते हैं। चीकू इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है। अब्दुल इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, सोनी इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, ही इज़ रिच बट डिसऑनेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या बताया है कि चीकू इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है। मतलब इसमें चीकू का क्या क्वालिटी को बताया गया है कि चीकू एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। अब्दुल इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, इसमें अब्दुल के क्वालिटी को बताया गया है कि अब्दुल भले गरीब है लेकिन ईमानदार है। सोनी इज़ ब्यूटीफुल, सोनी खूबसूरत है, इसमें इसके क्वालिटी को बताया गया है। वैसे ही इज़ रिच बट डिसऑनेस्ट, वह अमीर है लेकिन डिसऑनेस्ट है, ईमानदारी नहीं करता है, घूसखोरी है। और इधर दिया अमेरिका इज़ अ रिच कंट्री, ठीक है। शुगर इज़ स्वीट, लेब्रियस स्टूडेंट गेट गुड मार्क्स, ही इज़ अ टॉल बॉय, ठीक है। तो इसमें उसको इस सब में क्वालिटी को बताया गया है। तो जो एडजेक्टिव है वो क्या है देखते हैं। इसमें आप लोग को कुछ तो समझ आया होगा कि इसमें क्या है, ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें क्या को बताया गया है, क्वालिटी को बताया गया है, ठीक है। अब देखते हैं, उपयुक्त वाक्यों में आए शब्द इंटेलिजेंट, रिच, पुअर, ऑनेस्ट, स्वीट, ब्यूटीफुल, लेबरियस, गुड, रिच, डिसऑनेस्ट तथा टॉल पर ध्यान देने से यह पता चलता है कि ये शब्द, सारे शब्द वाक्यों में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता मतलब क्वालिटी बतलाते हैं। ऐसे शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं। मतलब जो एडजेक्टिव क्या है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाले शब्द को ही एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। उसकी विशेषता बतलाता है, ठीक, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव एक क्वालिफाइंग वर्ड है, क्वालिफाइंग वर्ड, ठीक। मतलब जो क्वालिटी को क्वालिफाई करवाता है, बतलाता है, वो वर्ड है, ठीक है। इसमें देखते हैं, अन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइंग अन नाउन और अ प्रोनाउन। An adjective is a qualifying word. An adjective is a word which adds something to the meaning of a noun और अ प्रोनाउन, ठीक है। तो ये इसी का इंग्लिश रूपांतरण है। मतलब जो हिंदी है और इंग्लिश है दोनों में बताया है, क्योंकि जिन लोग आप लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से तो बहुत सारे लोग हिंदी मीडियम वाले होंगे, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले लोग के लिए डायरेक्ट इंग्लिश समझना थोड़ा मुश्किल होता है, कठिन नहीं होता है लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है, दिक्कत होता है, इसलिए इसका हिंदी रूपांतरण भी ऐड किया हुआ हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। मतलब एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, तो एडजेक्टिव 9 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 9 प्रकार के। पहला होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। मतलब गुणवाचक विशेषण में किसी भी जो पर्सन है, मतलब जो नाउन है या प्रोनाउन है, उसकी क्या बताता हो, गुण बतलाता हो, ठीक है, उसको गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। मतलब जो किसी वस्तु का परिमाण देता है, ठीक है, सबूत देता है, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। इसको परिणामवाचक विशेषण मत पढ़ देना, ठीक है। अब तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। मतलब जो किसी नाउन या प्रोनाउन की संख्या बतलाता हो, ठीक है। अब देखते हैं चौथा,
डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण, मतलब जो किसी डायरेक्शन को संकेत करता हो या मतलब किसी चीज को डिनोट करता हो, संकेत करता हो, ठीक है, उसको बोलते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। पांचवा है पॉसेसिव एडजेक्टिव संबंधवाचक विशेषण, जब नाउन के बीच या किसी के भी बीच संबंध का बोध कराया जाता है, जैसे कि राम इज सीतास ब्रदर, राम इज सीतास ब्रदर, राम सीता का भाई है, ठीक है। तो इसमें ब्रदर कौन सा है, ब्रदर जो है वो संबंधवाचक विशेषण है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, जो कि दोनों के बीच संबंध को बतला रहा है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मतलब व्यष्टिवाचक विशेषण, जो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है, व्यष्टि कर देते हैं, वो विशेषण क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव। अब उसके बाद सातवां है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक विशेषण, मतलब जो क्वेश्चन मार्क दिखलाता हो, ठीक है, वो होता है प्रश्नवाचक विश्लेषण। आठवां होता है प्रॉपर एडजेक्टिव व्यक्तिवाचक विशेषण, जो किसी व्यक्ति का बोध कराता है, ठीक है, उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। और नाइन्थ होता है इम्फेसिजिंग एडजेक्टिव मतलब जोरदार सूचक विशेषण, ठीक है, जोरदार सूचक विशेषण। तो ये विशेषण के 9 प्रकार है। इस 9 प्रकार का डिटेलिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो का लंबाई भी बहुत ज़्यादा हो गया है और जब इसका डिटेलिंग लेके आता तो ये और बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए इसका डिटेलिंग वीडियो हम नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है। तो फिर से बोलता हूँ, यदि आप लोग जिन लोग लाइक नहीं किए हो लाइक करें, शेयर नहीं किए शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब जरूर कर लें यार, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। और यदि आप लोग इसका PDF चाहते होंगे तो मेरे टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उसमें आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें मैं PDF और कोई पोल क्वेश्चन डाला करता हूँ, ठीक है। तो चलिए बस आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। यदि जिन लोग को डाउट है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं या टेलीग्राम में मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि उनका डाउट क्लियर किया जा सके। तो बस आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।